हमारे परम आदरणीय पिता और माता और हमारे हमारे अंदर जो होया है, इसके कारण मैं कहीं भी संकोच नहीं करती हूँ इस बात के लिए, और जो भी अपनी बातें होती हूँ उसे सामने रखती हूँ। दीदी जी ने जो अपने भावनाओं के उस रंग में जो बातों को बिखेरा है, चाहे वो बच्चे की बात हो, चाहे अपने माँ के लिए उन्होंने जो शब्द कहे हैं, चाहे उन्होंने एक पाखी, मैं भी देख रही थी, ये मेरी बाहें सुनना है तुझे ही पाखी बनना, मुझे तो जल्दी उड़ना है अम्मा के घर को पहुँचना। इतनी टचिंग, इतनी 4 लाइन की बातें हैं, लेकिन मेरा रोआ पूरा यहाँ वहाँ तक कह गया। एक लड़की के लिए उसकी माँ का घर और उसका नैहर जिसे हम कहते हैं, वो चाहे ससुराल जितना भी अपना घर हो, लेकिन माँ का घर और अम्मा का घर कभी भूल नहीं सकती है। और पाखी के समान उड़ के कहीं और चली जाए, फिर भी उसका पुराना घोंसला ही उसका सबसे प्यारा और सबसे सुंदर घर होता है। और वो मैं उसकी माँ का सोचती हूँ कि हमारे अंदर जो भी गुण है, और वो गुण कब आते हैं, जब हमारे माता पिता हमें सही तरीके से शिक्षित करके हमें ज्ञान सही देते हैं। बचपन से अगर माँ ने सही ज्ञान दिया है और सही रास्ता अपने बच्चों को, विशेष रूप से अपनी बेटियों को सही संस्कार दिए हैं, तो यही आपका एक बहुत बड़ा धरोहर बन जाता है। विशेष रूप से एक भारतीय नारी के लिए माँ के बहुत बड़ा रोल होता है। और आज प्रीति ने जो अपने भावनाओं को बिखेरा है, वह सब श्रेय मैं उसकी माँ को देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही अनेक बातें हम लोगों के बीच में रखी। अब मैं हिंदी की जानी मानी हस्ती और में स्थापित माननीय श्रीमती डॉक्टर डी रितौनी जी, जो हमारे लिए मुख्य अतिथि के रूप में है, अनुरोध करूँगा कि वो हम लोगों के बीच कुछ कहें। लोकार्पण समारोह में माननीय डॉक्टर जी आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर श्रीवास्तव जी, परमानंद जी, जिन्हें पहले हम लोग सुना करते थे, अब अनेक शहर के कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में बराबर होती हैं और जाती हैं। ये नीति गुप्ता संचालक महोदय और सामने उपस्थित सभी मित्रों, बहनों, मेरे लिए ये वाकई बहुत उत्साहवर्धक और रोमांचक अवसर है इस समय में कि प्रीति गुप्ता और सारी बहनें लगभग के लिए ही जानी पहचानी नहीं है, मेरे लिए भी रूपांतर के लिए भी जानी पहचानी है, क्योंकि वे सभी बहनें बहुत टैलेंटेड और सक्रिय आकाशवाणी, दूरदर्शन, मंच, इन सब में रही हैं। इसलिए ये एक ऐसा अवसर है, खासतौर से साहित्य के रूप में एक कृति का प्रकाशित होकर आना और उसको कविता भी लिख सकती हैं या लिखते हैं। अचानक प्रीति गुप्ता लगभग 5-6 साल पहले मुझे याद आ रहा है, जब वे लंदन से आई हुई थी भारत, तो उन्होंने अपनी रचनाएं में जारी, उन्होंने ऐसे ही दी और मैंने उन्हें देखा एक नज़र, लेकिन उस रूप में नहीं देखा जिसकी चर्चा परमानंद जी ने जिस तरह की, यानी कौन शब्द हटे कौन ना हटे। एक होता है एक ही अंदाज बयान करने की, वो क्या है, रवानगी क्या है, आखिर इसमें है क्या और कैसा है, क्या ये प्रकाशित होने जा सकता है क्या नहीं। मेरा ख्याल है उस समय की यही जिज्ञासा रही होगी। तो उसके बाद छपा, छपने के बाद काफ़ी दिनों से वो हम लोगों के सामने और बड़े आयोजन की परिकल्पना कर रही है। और शैवाल प्रकाशक की ओर से, जैसा परमान जी ने बताया, कमलेश्वर जी इसका लोकार्पण करने वाले थे, तो हम लोगों को इस बात का इंतजार था कि कमलेश्वर जी आएंगे और इस बहाने बहुत सी बातें को लेकर, कृति को लेकर सुनने को मिलेगी।
कविताओं को पढ़ने के बाद ज्यादातर जिस तन्हाई और जिस वेदना की बात, जिस बेचैनी की बात भी अपनी कविताओं में कहती हैं किसी न किसी तो वो बेचैनी एक प्रकार से कहीं न कहीं लगातार एक अस्तित्व की खोज का भी एक रूप है, जिस अस्तित्व को हम केवल स्त्री तक सीमित नहीं कर सकते। उस बात पर जोर देना चाहूँगी। ज्यादातर हम अपनी चीजों को सीमित कर देते हैं महिला या नारी, लेकिन उनकी सारी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लगातार उनके मन में संसार के प्रति फैला हुआ जो अकेलापन है, जो अजनबीपन है, जो भागदौड़ है, आधुनिकता के नाम पर जो जिसकी चर्चा हम लोग बराबर यहाँ करते हैं, जो हमारे साहित्य में है, उसको लेकर जो एक बेचैनी, जिसमें संबंध टूट रहे हैं, जिसमें लगातार एक तरह की दरार पड़ रही और आधुनिक प्रसंगों से घेर रहे हैं और मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि वो करे क्या। मुझे उनकी रचनाओं में वो एक बेचैनी लगातार दिखाई देती है और इसलिए मैं उसे बड़े व्यापक कैनवस के रूप में देखती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी क्योंकि शुरू से ही जब हम रचनाओं को किसी वर्गीय कॉन्सेप्ट से बांध देते हैं या एक महिला की वेदना में अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं तो वही बात होती है जो देवी वर्मा के साथ हुई है किसी अन्य कवि के साथ। तो इसलिए उनकी कविताएं ज़्यादातर जब आप पढ़ेंगे आपको एक तो यह है कि आप पढ़ना शुरू करिए तो आप रुकते नहीं, आपका पढ़ने का मन करता जाता है। ज्यादातर ये कविताएं अनुभव की कविताएं हैं और उनके अनुभव का जो संसार है वो हमें, जैसा मैंने कहा, वो मानवीय त्रासदी से जुड़ता है, वो आज की आधुनिकता से जुड़ता है, आज के उपभोक्तावाद से जुड़ता है और उसमें वो मनुष्य के अकेलेपन और स्त्री के अकेलेपन की बात भी कहता है। क्योंकि अब जब उषा राजे सक्सेना आई थी और उस बहाने उनकी रचनाएं सुनने या पढ़ने का भी मौका मिला, वैसे भी मैं अपनी कहानियाँ वहाँ सुनाई थी। उनमें भी मैंने ये देखा कि एक भारतीय मानस का जो एकांत है, यानी देखिए दूर से देखने पर हमें लगता है लंदन, अमेरिका, विदेश, आज वो चीजें उतनी ग्लैमराइज नहीं रह गई। आज जो सारे सवाल उठ रहे हैं वो उसी ग्लोबलाइजेशन के कारण या उसी विदेश से आने वाली जो चीजें हैं जो हमने ग्रहण करी, जिसकी रोज हम चर्चा करते हैं कि अपनी कल्चर मत छोड़ो, अपना ये मत करो। तो ये जो जीवन का द्वंद्व है, जो डर है, जो अकेलापन है, वो उषा राजे की कहानियों में मैंने देखा और वहाँ के आपके जितने साहित्यकार थे उन सबकी कहानियों में और कविताओं में वो भारतीय मानस का जो अकेलापन है वो दिखाई दे। तो मैं इस माने में इसकी उम्मीद करती हूँ कि प्रीति गुप्ता आगे जो कविताएं अपने अगले काव्य संग्रह के माध्यम से लाएंगी उनमें उनकी अभिव्यक्ति और अधिक प्रौढ़ रूप में हमारे सामने आएगी। कुछ कविताएं ऐसी हैं कि परिवार के लोग बैठे हुए हैं, कुछ कविताएं ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि लंदन में रह गई उन्होंने लिखी हैं। दो कविताओं पे मेरा ध्यान गया क्योंकि गोरखपुर में रह रहे हैं हम लोग। गोरखपुर की जमीन, गोरखपुर की सोंधी महक वो याद करती है। पूरी एक कविता ही गोरखपुर पे है और गोरखपुर के पूरे संदर्भ उसमें है, खाली याद नहीं, गोरखपुर के पूरे संदर्भ यानी पूरा चित्र आपको उसमें मिल जाता है। दूसरी कविता जो है वो सीधे माँ का अचरा वो याद करती है, जिसमें भोजपुरी बोली की अपनी रिदम है और यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई। तो ये जो एक बाबुल कविता है, बेटियां कविता, बहुरूपीय कविता,
ये चीज़ें जो याद रह जाती हैं अपने संदर्भों के कारण, और इस माने में कि इस उम्र में ये कितनी चीज़ें सोच रही है और कितनी चीज़ों को कितनी तरह कहने के रास्ते निकाल रही है। तो भले ही परिपक्वता की उम्मीद हमें अभी करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस की जो सारी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे किस तरह अपने देश की मिट्टी, अपने शहर, वहाँ की लोक संस्कृति और जीवन को वहाँ बैठी याद कर रहे हैं। और उसमें बड़ा दर्द है, उसमें भी बड़ा दर्द है, लेकिन वो दर्द आपको क्यों छूटा है? इसलिए छूटा है कि वो आप ही की तरह आपके सामने आता है, उसमें कोई बनावट नहीं। उसी तरह एक गीत मुझे लगा कि उस गीत में, बहुत पुराना गीत, हमें आपको याद होगा हम लोगों को, बहुत पुराना गीत है, धीरे धीरे आ रे बादल, शोर बोलना मचा, मेरा ख्याल कानन देवी ने गाया है ना। तो उस गीत की रिदम पर इनकी एक रचना है, लेकिन वो रीमिक्स नहीं है, मतलब रीमिक्स के घेरे में उसे हम नहीं डालेंगे। तो ये जो इस तरह के उनके जो प्रयास हैं वो उनके इस पहले संग्राम में हमें नजर आते हैं, और इस तरह से बहुत सी जो अच्छी कविताएं हमें याद रह जाती हैं। जो कविताएं परमानंद जी ने पढ़ी, तफाटे की वजह से छाटी हुई थी मैंने अपने कागज पर, लेकिन उनकी पूरे संग्रह से जो एक चीज़ याद रह जाती है वो ये कि वे शायराना अंदाज में कभी बात कहती हैं, कभी गीतों के रूप में। मैं उनके अगले काव्य संग्रह की आप सबके साथ उम्मीद करती हूँ और इस बात की आशा करती हूँ कि वो बहुत सारी कविताएं मुझे तैयार जो प्रकाश में आएंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद काव्य संग्रह के लिए और हिंदी दैनिक के संपादक माननीय श्री आरसी जी आ चुके हैं, लेकिन अभी बीच में हम ये अनुभव हुआ है गुप्ता जी की मित्र है सुंदरनाथ जी, जो उनका स्वागत करना चाहती है। मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। इसके बाद कार्यक्रम और आगे बढ़े। ज्ञानपीठ के निदेशक श्री प्रभाकर कोटली जी का एक पत्र है जो प्रीति गुप्ता जी को प्रेषित किया गया है। मैं चाहूँगा कि प्रीति गुप्ता जी को पत्र या समारोह में हम लोगों के बीच में ज्ञानपीठ निदेशक प्रभाकर कोटली जी ने एक पत्र प्रेषित किया है। आपने संग्रह में बहुत सारे विषय उठाए, उनमें भावुकता और सृजना की आकांक्षा है। मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। गिरीश रस्तोगी जी को मेरा अभिवादन कीजिए और हिंदी संस्थान से वे पुरस्कृत होने पर मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। अब मैं यहाँ मंच पे उपस्थित चेतना हिंदी दैनिक के संपादक माननीय आरसी गुप्ता से अनुरोध करूँगा कि लोकार्पण समारोह में हम लोगों के बीच में वो सब कहें। साहब
और एकता संघ के रचनाकार प्रीति गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, प्रीति गुप्ता जिस परिवार से है उस परिवार से मेरा भी पारिवारिक संबंध है और रचनात्मकता से ये परिवार बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञान में आ रहा है कि सियार या दिल्ली में कोई बहुत बड़ा एशिया स्तर का कार्यक्रम हुआ था आज से, तो ये दो प्रीति जी और इनकी बड़ी सिस्टर वहाँ के कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निभाई थे। तो काफ़ी पहले की बात 82 की है, 25 साल पहले की बात है। और जो वर्तमान है, एक और हम जानकारी दे दें, सौभाग्य है या दुर्भाग्य है मेरा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। लास्ट में प्रीति की शादी भी मैंने ही तय कराई, फाइनल कराई डॉक्टर दाऊद जी गुप्त के लड़के से। हमारा पैसा और वहीं सब फाइनल हुआ। एक धर्मनिष्ठ परिवार, संस्कार और संस्कृति में जो जीता रहा, उसी परिवेश में उनके पिताजी ने, पिताजी ने, माता जी ने अपने बच्चों का लालन पालन किया। तो निश्चित रूप से अगर खेत सही होगा और उर्वरा शक्ति अगर उसके अंदर है और चिंतनशीलता है, तो निश्चित रूप से रचना विभिन्न बिंदुओं पर होती है। उसी क्रम में प्रीति गुप्ता ने जो भी समाज, आस पास, पड़ोस या स्वयं में हो सकता है कि जो जीवन का स्वरूप हो, जो उसमें चिंतन मंथन किया है, वो शोधन के प्रतिरूप स्वरूप उनके भावनाओं का ये रंग है जो आप लोग के सामने एक कविता संग्रह का विमोचन हो रहा है। निश्चित रूप से मैं इसके बहुत गहराई में नहीं जा सकता हूँ, जाना भी नहीं चाहिए। कभी स्वयं में जीता है, आसपास पड़ोस में जीता है, अपनों में जीता है, कभी तो दुश्मनों के बीच में भी जीता है। उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है।